नमस्कार। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और सबसे पहले बात बाजार की। बाजार आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार की फ्लैट शुरुआत के बाद निफ्टी करीब 100 अंक रिकवर करके दिन के उच्चतम शिखर पर बंद हुआ। निफ्टी 17,800 के पार बंद हुआ। रियल्टी, एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। निफ्टी बैंक निचले स्तर से 400 अंक सुधर कर बंद हुआ। मेटल और एनर्जी को छोड़कर सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। दिन भर की मार्केट की हलचल और कल के लिए ट्रिगर्स का पूरा एनालिसिस दे रही हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो बाजार ने फर्स्ट हाफ में थकान जरूर महसूस की, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में कमबैक था और अच्छी खासी मजबूती के बीच हमने ट्रेड्स देखे इंडेक्सेस में और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी ढेर सारे नजर आए। अब ये मजबूती काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले इतने अच्छे एक्शन के साथ बाजार में ट्रेड्स देखने को मिले। मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है, जो दिखी भी, लेकिन वॉलेटिलिटी के बाद क्लोजिंग मजबूती के साथ रही। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी दिखा और ये एक्शन नतीजों के साथ क्लियर कट कनेक्शन रखता है। जहां जहां नतीजे अच्छे आ रहे हैं वहां स्टॉक में अच्छी मूवमेंट है, जहां नतीजे निराश कर रहे हैं वहां स्टॉक में मूवमेंट जो है वो नेगेटिव नजर आ रही है। मारुति के नतीजे आए ड्यूरिंग द सेशन, नतीजे अनुमान से कमजोर थे और उसी का इंपैक्ट था जो कि स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला। डाउन ट्रेंड्स नजर आए लेकिन उसके बाद सेटल हुआ करीब आधे % की मजबूती के साथ। इसके अलावा थीम्स अगर देखेंगे, होटल स्पेसिफिक, हॉस्पिटैलिटी स्पेसिफिक जो स्पेसेस है वहां पर अच्छा एक्शन है और इसी एक्शन को और ज्यादा समझने के लिए हमने ड्यूरिंग द डे होटल सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी के मैनेजमेंट से भी आपकी बातचीत कराई। एफएमसीजी कंजम्पशन थीम है जो कि लगातार फोकस में है। एफएमसीजी कंपनियों के और ऑटो कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। आईटी और बैंक्स के बाद ये दो स्पेसेस है जिस पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिला है। गुजरात बेस्ड कंपनियों पर आज फोकस रहा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पे आउट शेयर होल्डर्स के जो हैं उन्हें लेकर क्राइटेरिया में बदलाव किए गए और इस पॉलिसी के बाद हमने देखा 7 पीएसयू कंपनियां थी जो कि गुजरात बेस्ड हैं। जीएनएफसी, जीएसएफसी, गुजरात गैस, गुजरात एल्कलीज, जीएमडीसी, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छे खासे एक्शन के बीच इनफैक्ट मजबूती जो है 10 से 11% तक की भी इन स्टॉक्स में देखने को मिली। तो क्लियर कट न्यूज फ्लो था और उस न्यूज फ्लो का एक्शन था जो कि इन स्टॉक्स में देखने को मिला। अब हैवी वेट्स की अगर बात करें, हैवी वेट्स में आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी लिमिटेड और साथ ही एलएनटी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिले जहां मजबूती थी और इसी के पीछे एक्सिस बैंक, टीसीएस और एचयूएल जैसे काउंटर्स भी। एचयूएल पर नजर रखें, नतीजों से पहले यहां पर एक मूवमेंट नजर आ रही है और ये पॉजिटिव मूवमेंट है तो खास तौर से नजर रहनी चाहिए। कल आईटी से जुड़ी 3 दिग्गज कंपनियां हैं जिसके नतीजे आने वाले। अब याद कीजिए टीसीएस, इन्फोसिस के नंबर्स के बाद आईटी के सेंटिमेंट्स गड़बड़ाए थे। अब दूसरा सेट है जो कि आने वाला है, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री। तीनों नंबर से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक दिखा रहे। नतीजे कैसे आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, इस पर नजर रहेगी। जैसे नंबर्स आएंगे वो आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा लूजर्स, आज रिलायंस के स्टॉक ने फर्स्ट हाफ में मूवमेंट दिखाई लेकिन सेकंड हाफ तक हमने देखा बिकवाली का दबाव वहां हावी होता दिखा और इसी लिस्ट में कोटक बैंक, हिंडाल्को, एनटीपीसी और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स भी थे जहां बिकवाली के दबाव के साथ ही क्लोजिंग हमने ड्यूरिंग द डे देखी। तो पॉजिटिव मूवमेंट में हैवी वेट्स थे और साथ ही नेगेटिव मूवमेंट में भी कुछ हैवी वेट्स थे। मिड कैप ब्रॉडर इंडेक्सेस अच्छा एक्शन दिखा रहा था इस लिस्ट में। मिड कैप आईटी, मिड कैप बैंकिंग और मिड कैप रियल एस्टेट प्लेस थे जैसे प्रेस्टीज एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया और फार्मा। इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला। तो एक स्टार्ट म्यूटेड जरूर रहा लेकिन क्लोजिंग तक बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला। 17,800 के पार निफ्टी की क्लोजिंग, करीब 50 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी में पॉजिटिव क्लोजिंग और 60,300 के पार हमने देखा सेंसेक्स में क्लोजिंग। तो अच्छी खासी सेशन की क्लोजिंग दिखी। मंथली एक्सपायरी भी ऐसी पॉजिटिव रहे, यही उम्मीद। चले बढ़ते हैं आगे। इधर मारुति सुजुकी ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कैसे रहे नतीजे, हमारी सहयोगी सृष्टि इसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं। मारुति सुजुकी के नंबर्स की बात करें तो अनुमान के मुताबिक ही आते हुए नंबर्स दिखे हैं। हालांकि जो कंपनी का EBITDA और प्रॉफिट है वो अनुमान से थोड़ा सा बेहतर ज़रूर है, पर इनकी आय और मार्जिन देखें तो ये दोनों नंबर्स अनुमान के मुताबिक आए हैं। कंपनी की आय इस बार साल दर साल करीब 20% बढ़ती हुई दिखी है, करीब 32,048 करोड़ पे आंकड़ा रहा है। वहीं अगर EBITDA की बात करें तो 38% का वहाँ पर जंप देखने को मिला है। मार्जिन देखें तो FY21 के बाद इस वित्तीय वर्ष में हमने देखा है 10% से
से भी ऊपर के कंपनी के मार्जिन रहे हैं 10.5% पे। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर जहां पे हम 2500 करोड़ के आसपास आंकड़े की उम्मीद कर रहे थे, 2600 करोड़ कंपनी का मुनाफा देखने को मिला है। तो ये तो रही नंबर्स की बात, बट इसके अलावा कंपनी ने अपनी क्षमता विस्तार के प्लान्स भी बताए हैं और बोर्ड का अप्रूवल भी मिल चुका है। जो इनका मानेसर प्लांट है जो कि साल में 13 लाख यूनिट्स बनाता है, अब उसमें 10 लाख यूनिट्स और प्लांट कैपेसिटी एडिशन वो कंपनी करेगी और एक फेज्ड मैनर में ये केपेक्स होता हुआ नजर आएगा, ऐसा कंपनी ने और बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। पर फिर से एक बार नंबर्स पे देखें तो कंपनी का जो मुनाफा बढ़ा है, इस बार हमने देखा वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं, रियलाइजेशंस बेहतर थे, तो वो सारे फैक्टर्स प्ले इन करे हैं। पर कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट है वो तिमाही दर तिमाही बढ़ता हुआ नजर आया है। 75.7% पे था इनका मटेरियल कॉस्ट, वो बढ़ के 76.1% पे आ गया है। तो वो देखना होगा कि किस तरीके से कंपनी प्लान करती है इस कॉस्ट को कम करने के लिए, जो कि चिंताएं पूरे मार्जिन्स पे भी आ सकती हैं। पर कहीं ना कहीं अगर नंबर्स देखें तो डिसेंट सेट मारुति सुजुकी की तरफ से। इधर बजाज फाइनेंस ने Q4 में अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कैसे रहे नतीजे, हमारे सहयोगी हर्ष इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, तो पहले देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम अराउंड 6,255 करोड़ के आसपास वो नंबर आया है, जो कि एक 30% जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपेंसेस काफ़ी एलिवेटेड रहने के कारण जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 29% का ग्रोथ दिखाया है। 5119 करोड़ पे वो पर्टिकुलर नंबर आया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29% जंप। जब हम प्रोविजंस को देखें तो प्रोविजंस 859 करोड़ पे आए हैं। हम अराउंड 830 करोड़ के आसपास वाले नंबर पे एक्सपेक्ट कर रहे थे ये पर्टिकुलर नंबर, तो प्रोविजन स्लाइटली एलिवेटेड ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। और देखते हैं कि पैट फिर भी 31% का ग्रोथ बताते हुए 3,158 करोड़ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, सॉलिड जंप दिखाया है। बैलेंस शीट साइड पे ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट 25%, जो कि गाइडेंस था। 25% पे ग्रो हुआ है बजाज फाइनेंस का बुक ओवर द लास्ट 1 ईयर। जब हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें वो भी 30% ग्रो हुआ है ओवर द लास्ट 1 ईयर। तो लार्जली ऑन दैट काउंट ग्रोथ अभी भी काफ़ी रोबस्ट बजाज फाइनेंस में। जब हम ओवरऑल एनपीएस की बात करें और एसेट क्वालिटी की बात करें, उसमें एक हेल्दी इंप्रूवमेंट आया है। जीएनपीएस जो कि 1.14% पे थे Q3 ऑफ FY23 पे, अभी 0.94% पे आया है। और जो नेट एनपीएस है जो कि 0.41% पे थे, अब जो 0.34% पे आया है। तो हेल्दी डिक्लाइंस इनफैक्ट अब जीएनपीए बिलो 1% पे। तो रैदर सॉलिड एसेट क्वालिटी पर्सपेक्टिव से बजाज फाइनेंस का रिजल्ट ओवरऑल इन लाइन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ कोर्स स्लाइटली अबव था। चलिए बढ़ते हैं आगे। HUL के Q4 नतीजे कल आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान बता रही हैं विन्नी मोतीवाला। तो HUL अपने नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है, वहाँ पे देखेंगे तो हम लोग 14% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी आई में, और प्रॉफिट्स में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12% की, वाइल मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है, इबिटा मार्जिन्स की मैं बात कर रही हूँ, वो अराउंड 14% पे एक्सपेक्टेड है, जो मेनली फ्लैट रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। भूलिए मत ये क्वार्टर से जो एडिशनल रॉयल्टी पेमेंट चार्जेस थी वो भी अभी इम्प्लीमेंट होने लगी है, तो 2 मंथ का ये फैक्टर इन करके जाएगा। जो 2 मंथ की रॉयल्टी फीस होगी फरवरी मंथ से स्टार्ट हुई थी, बिगिनिंग ऑफ फरवरी से, सो वो भी एक फैक्टर इन हो जाएगा मार्जिन्स में, और उसकी वजह से मार्जिन्स भी फ्लैटिश रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट नंबर है, वहाँ पे 5% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम अराउंड। और उसके अलावा कंपनी भूलिए मत प्राइस कट्स भी ले चुके हैं, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस डिक्रीज हो रही थी, तो लास्ट 6 महीने में जो डिक्रीज हुई है कमोडिटी प्राइसेस की, वो बेनिफिट उन्होंने पास किया है सोप्स और डिटर्जेंट्स में, तो उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट नोट है कि प्राइस कट्स भी ली हुई है कंपनी ने थोड़े सेगमेंट्स में। फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है मॉडरेट ग्रोथ, क्योंकि मिल्क प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम वॉच आउट करेंगे वो है डिमांड ट्रेंड्स की क्या बात है, रूरल ग्रोथ, अर्बन ग्रोथ, वहाँ पे क्या कमेंट्री आ रही है, न्यूट्रिशन बिजनेस और कॉम्पिटिटिवनेस की क्या लैंडस्केप है, वहाँ पे ट्रैक्शन क्या है। उसके अलावा जो अपडेट है उनकी रीसेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ओजीवा वेलबींग न्यूट्रिशन में, वो क्या है, कैसे कर रही है परफॉर्मेंस वहाँ पे, और आउटलुक क्या है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और आउट ऑफ होम कंजम्पशन पे। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इंश्योरेंस ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, इस साल टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं होगी। आखिर जानकारी क्या है, पूरा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। कोविड के बाद से ही टर्म इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ी है, टर्म इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ी है, और हमने देखा था हर साल टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन इस साल
अच्छी खबर है कि कंपनियों के द्वारा टर्म इंश्योरेंस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएगी और उसकी मुख्य वजह है कि जो री इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा रिन्यूअल किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के टर्म इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का, वहाँ पर कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है और हो सकता है कि कुछ कंपनियां अपने प्रीमियम के अंदर कटौती भी कर दे, जो बेनिफिट है वो ग्राहकों को पास ऑन करे। कोविड की वजह से काफ़ी दबाव था, री इंश्योरेंस कंपनियों का जो एक्सपीरियंस था वो खराब था और इस वजह से कंपनियों के द्वारा लगातार प्रीमियम में बढ़ोतरी की गई। 38 से 40% तक जो है दिग्गज कंपनियों के द्वारा प्रीमियम में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अब जो है वो एक्सपीरियंस बदल गया है कि इंश्योरेंस कंपनियों पर प्रेशर नहीं है दरें बढ़ाने का। हमारे द्वारा एक कंपैरिजन भी किया गया है 5 जो टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसका। जनवरी 2022 के अंदर 1 करोड़ की टर्म पॉलिसी 40 साल के लिए ली जाती थी 30 साल के व्यक्ति के द्वारा, तो उसका प्रीमियम क्या था? तो LIC का जो प्रीमियम था वो 14,122 था और वो बढ़ के 18,992 रुपये हो गया। इसकी मुख्य वजह ये भी है क्योंकि 3.5 साल तक सितंबर 2019 के अंदर LIC ने टेक टर्म प्रोडक्ट को लॉन्च किया था और नवंबर 2022 तक प्रीमियम नहीं बढ़ाया था, लगभग 3.5 साल तक। तो यहाँ पर LIC के द्वारा थोड़ा हाइक किया गया है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी की दिग्गज कंपनियां हैं, HDFC लाइफ उसका प्रीमियम में कटौती हुई है। ICICI प्रू और SBI लाइफ के द्वारा प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया पिछले 1.25 साल के अंदर, और मैक्स लाइफ के द्वारा भी अगर हम देखें तो मामूली बढ़ोतरी की गई है प्रीमियम में। तो जिस तरह से टर्म इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है और री इंश्योरेंस कंपनियों का जो अब सपोर्ट मिल रहा है रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर उन्होंने दरें नहीं बढ़ाई है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष में दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बढ़ते आगे, देश में पेंशन लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है और इसमें ग्रामीण बैंकों की भूमिका अहम हो सकती है। ET नाउ स्वदेश से पद संभालने के बाद एक्सक्लूसिव बातचीत में PFRDA चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को NPS से जोड़ना जरूरी है। साथ ही उन्होंने एक सकारात्मक पहल दिखाते हुए कहा कि पिछले वित्त वर्ष में NPS से 10 लाख लोग जुड़े, इस साल 13 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि NPS में अब तक 9 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। देखिए इस बातचीत के खास अंश। बेहद खास मेहमान हमारे आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती। दीपक सर, स्वागत है आपका और कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद चेयरमैन की उपाधि अब संभालने के लिए। क्योंकि आपने कमान संभाली है तो क्या वो तुरंत बदलाव हैं जो आपके एजेंडे में हैं, जिन पर आप तुरंत प्रभाव से अब काम करना शुरू कर चुके हैं? नमस्कार कविता, और आपकी शुक्रिया आपकी शुभकामना के लिए। देखिए, पेंशन जो है कि सबके पास पेंशन का साधन होना चाहिए। जब हमारा कामकाजी जीवन समाप्त हो जाती है, क्या स्लो डाउन हो जाते हैं, तो कोई रेगुलर इनकम का साधन होना चाहिए। उसके लिए पेंशन एक अच्छा जरिया है। सो उससे चलते हुए हमने जो ये 2 स्कीम चलाए हैं, एक तो APY है, अटल पेंशन योजना, और दूसरा NPS है। सो हमारा लक्ष्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन का प्रबंध हो सके। तो उसके चलते हुए दूसरी बात है कि हम जो करेंगे कि ये पेंशन का लिटरेसी जो है कि उसका जो वित्तीय नॉलेज जो होना चाहिए, तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि जो पेंशन का जो इंटरमीडिएरी है, कि जो लोगों के पास जाते हैं और उनको पेंशन लेने के लिए इनकरेज करते हैं, सो वो इकोसिस्टम हमने जो उसको भी हमने बढ़ाया है। अभी हमने एजेंट का भी नियुक्ति किया कि जिसमें लोग के पास पहुंच सके और ये पेंशन के लिए उनको हमारे साथ जोड़ सकते हैं पेंशन सिस्टम में। और दूसरी बात है कि हम जो देख रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट रीजनल रूरल बैंक्स वो खाली APY करते हैं, तो हमारा ये एक लक्ष्य होगा कि वो NPS भी करें। क्योंकि देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, लोगों के पास पैसे भी है, मगर कि जो हमेशा रेगुलर उनका इनकम नहीं होता, इनकम का भी लंपी होता है। कि जैसे कि आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में है, आपका जब फसल निकलती है तब पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो उसके लिए NPS एक अच्छा साधन है, जिसमें लंपी इनकम होता है,
आपको हर एक महीने में कुछ पैसा डालने का जरूरत नहीं है। तो जब आपके पास पैसा आ जाए आप उसको डालें। कंट्रीब्यूशंस को लेकर और सब्सक्राइबर बेस को लेकर आंकड़ा कहां तक पहुंचा है और इस नए वित्त वर्ष में आप और क्या-क्या अचीव करना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर्स को लेकर? अभी देखिए जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं एनपीएस का दो भाग है। एक तो जो सरकार से हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली एनपीएस में आ जाते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य रहेगा जो गैर सरकारी क्षेत्र से हैं जैसे कि एनपीएस कॉर्पोरेट सेक्टर है और आम आदमी के लिए जो है कि एनपीएस ऑल सिटीजन्स मॉडल, बल्कि स्कीम तो वही है कि वही चॉइस जो गवर्नमेंट के पास है उसी चॉइस उसी साधन भी दूसरों के पास है। सो एनपीएस जो नॉन गवर्नमेंट है उस सेक्टर में हम देखें कि बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल किया हमने लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जिसमें कि 10 लाख लोग इसमें हमारे साथ जुड़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम के अब पॉजिटिव नतीजे सामने आने लगे हैं। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में डीपीआईआईटी के एडिशनल सेक्रेटरी राजीव सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएलआई स्कीम के चलते 14 सेक्टर्स को फायदा मिला और उनकी परफॉर्मेंस में काफी सुधार आया है। कुछ सेक्टर्स ने अच्छा किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ने अच्छा किया है और फार्मा ने अच्छा किया है। बाकी सेक्टर्स ने इतना अच्छा नहीं किया, तो आप क्या इसका एक छोटा सा हमें असेसमेंट दे सकते हैं? जी, एक तो इसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो 14 सेक्टर्स में से जैसे कुछ सेक्टर्स हमको लग रहा है अच्छा कर रहे हैं, मतलब वहाँ डिसबर्समेंट अच्छा हो रहा है पीएलआई का। उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो कुछ स्कीमें जिनको उन्होंने पहले से अंदाजा था कि हमको टाइम लगेगा इसमें इन्वेस्टमेंट आने में और फैक्ट्रियों को खड़ा करने में, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्शन चालू होने में और फाइनली इंसेंटिव बढ़ने में, एक ये कारण भी हो सकता है। दूसरा कि जैसे कि मैंने कहा भी कि कुछ जगह इन्वेस्टर्स को शायद जो यूरोप में युद्ध की स्थिति है उसके कारण भी एक ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ग्लोबल इकोनॉमी के ट्रेंड्स हैं और उनको जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह के हिसाब से, उसके कारण भी कुछ जगहों पर लगता है उनको एक सेकंड थॉट वाली बात आई। लेकिन अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा 2023 में हम देख रहे हैं चीज़ें थोड़ी सुधर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बाकी सेक्टर्स भी जल्दी ही पटरी पे आकर ठीक से काम करेंगे। आप जिस तरीके से डिसबर्समेंट हुआ है फंड्स का और जिस तरीके से उनका यूज़ हुआ है और उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है आगे, क्या आप इससे खुश हैं? ये कहना ठीक नहीं होगा कि खुश या नाखुश, लेकिन हाँ क्योंकि लेकिन 1,97,000 करोड़ का जब हमको पूरा पीएलआई में इंसेंटिव देना है तो ये हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस टाइप की स्थिति है। और जैसा कि मैंने अभी 2-3 बार कहा कि अगले 2 से 3 साल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि सारे सेक्टर्स मिलकर उस स्थिति में ले आएंगे जिससे कि पीएलआई एक नई ऊंचाइयों पर जाएगा। चले बढ़ते हैं आगे। एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच चीन के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उनका ये दौरा शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक को लेकर हो रहा है। वो इसी बैठक में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर होंगे। हालांकि इस दौरान कल यानी 27 अप्रैल को राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात होगी। क्या है इस बातचीत के मायने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी। देखिए, कल शाम को 6 बजे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ ली शैंगफू चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर का मुलाकात होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि गलवान के बाद ये 3 साल पहले करीब हुआ था। उसके बाद पहले बार चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर भारत आ रहे हैं और इश्यूज तो रहेगा डिसएंगेजमेंट लद्दाख में, उसके बाद डी एस्केलेशन। पहले बात 2 जगह अभी भी डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं, एक है डेप्सैंग, दूसरा आपका डेमचौक, और उसके बाद डी एस्केलेशन का बातचीत होना है। अभी तक 50-60 हजार चाइनीज सोल्जर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरे तरफ खड़े हैं। उनके साथ तोप है, टैंक है, सब कुछ है। ये नहीं होना चाहिए और भारत कहेगा चीन को, देखिए आप ये 2 जगह डिसएंगेजमेंट कर दीजिए, उसके बाद डी एस्केलेशन कर दीजिए। जहां आपका जो ट्रूप्स है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, उनको जहां थे वहां भिजवा दीजिए। तो इस बारे बातचीत होगा। डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट प्लस पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो सिचुएशन है, इसके बारे भी बातचीत होना है।
और एक और बड़ी डेवलपमेंट अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो सामने आई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। खबरों के मुताबिक बातचीत के दौरान फोकस रूस यूक्रेन जंग पर ही रहा। हालांकि अभी भी दोनों ही देशों की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है और इसका इंतजार है। पिछले महीने जिनपिंग रूस दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से भी लंबी बातचीत की थी। और अब बात स्वदेशी नैनो डीएपी की। आज उर्वरक के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम मुकाम हासिल किया। नैनो यूरिया के बाद अब देश में नैनो डीएपी बनाने की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर को देश को समर्पित किया। करीब एक हफ्ते के भीतर पूरे देश भर में किसानों को मिलने ये लगेगा। इफ्को किसान सेवा केंद्रों और सहकारी समितियों के जरिए नैनो डीएपी उपलब्ध होगा। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के इस्तेमाल से किसान अपनी फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ा सकेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि एक ड्राइवर की भी इसमें मौत हो गई। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास डीआरजी के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर आईडी हमला हुआ। आईडी को नक्सलियों ने प्लांट किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नक्सलियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री बघेल से बातचीत की और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का वादा किया। वहीं पीएम मोदी ने इस घटना की निंदा की और कहा कि जो भी दोषी हैं, जो भी इसमें अपराधी हैं, उन्हें उनका हश्र बुरा होगा। और इधर कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मेडिकल डिवाइस बढ़ाने पर सरकार का फोकस है और इस दिशा में ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार फोकस कर रही है। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया और इसके तहत मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी देने के बाद जो बात सामने आई है उसमें देश भर में मेडिकल डिवाइस पार्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नई पॉलिसी के जरिए मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जो है वो सरकार का फोकस है। 2047 तक का जो लक्ष्य है उसमें देश को इस दिशा में भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना है और इस दिशा में ये एक बड़ी पहल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को कैबिनेट ने आखिरकार अपनी अहम मीटिंग में मंजूरी दे दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर और बात करेंगे कोरोना की, जहां लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद आज देश में कोरोना के ग्राफ में उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,629 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 29 नई मौतों के बाद देश में अब कोविड से जान गंवाने वालों की जो संख्या है वो 5,31,398 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,967 लोग वायरस से ठीक हुए हैं। जो रिकवरी रेट है वो 98.68% रही है। डेथ रेट 1.18% है और 25 अप्रैल को भारत में 6,690 कोविड मामले दर्ज किए गए थे और इससे पहले 7,178 नए मामले सामने आए थे। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत को लेकर लग रही अटकलों की। एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर संजय राउत के बयान की एक तरह से हवा निकाल दी है। अजीत पवार के पोस्टर और महाराष्ट्र में सीएम बदलने की अटकलों पर पवार ने कहा कि संजय राउत ने सीएम बदलने के बारे में जो भी कहा वो उनके खुद के सूत्रों से कहा होगा। सीएम को लेकर जो उन्हें कोई जानकारी नहीं। दरअसल अजीत पवार के भावी सीएम बनने के पोस्टर और एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने को लेकर संजय राउत के दावे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह की सरगर्मियां तेज हो गई थी। वहीं इन दावों पर शरद पवार ने अपना पक्ष रखा है। वही सीधी बात है, हमसे किसी ने चर्चा की नहीं। संजय राउत ने कहा कि मीडिया के एडिटर भी है, मीडिया के प्रतिनिधि तो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, शायद उनका कोई अलग सोर्स होगा, मगर ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है
तो फजूल बातें करने में कोई मजा नहीं। और चलिए अब बात करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रोमांचक दुनिया की बॉलीवुड की एक बड़े इवेंट की। आगाज हो गया है 68वें ह्युंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का। तैयारियां तेज हो चुकी हैं और शानदार इवेंट को प्रस्तुत किया है महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड ने और को स्पॉन्सर हैं विमल इलायची। जाते जाते आपको एक खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी शाम के लिए जहां आप देखेंगे हिंदी सिने इंडस्ट्री की आन बान और शान को। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड के साथ 68वें ह्युंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 की सह प्रस्तुत विमल इलायची। यहां आप अपने पसंदीदा सितारों को करीब से देख सकते हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की इस महाजश्न में शामिल हो सकते हैं। अपने हास्य, आकर्षण और स्वभाव से इस शाम को यादगार बनाएंगे बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान। उनका साथ देंगे मनीष पॉल और आयुष्मान खुराना। फिल्म फेयर की इस शाम को और रोमांचक बनाने के लिए स्टेज पर उतरेंगे बॉलीवुड के सितारे। आपके मनोरंजन के लिए खास पेशकश होगी विकी कौशल, गोविंदा, टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर और जैकलीन फर्नांडिस जैसे सितारों की। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 27 अप्रैल शाम 6 बजे शुरू होगा ये अविश्वसनीय कार्यक्रम। अपने इस शाम को यादगार बनाने के लिए तुरंत बुक माई शो पर जाएं और टिकट बुक करें। फिल्म फेयर अवार्ड्स को आप देख सकते हैं 28 अप्रैल 2023 को रात 9 बजे सिर्फ कलर्स और जियो सिनेमा पर। नमस्कार, इतना स्वदेश पर कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडुगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में कैसा कारोबार हो सकता है, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे अगले आधे घंटे में ही हम चर्चा करेंगे और अपने जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दर्शकों के जो सवाल जवाब है उस पर जानकार हमारे जो है जवाब देंगे। बाजार में कमाई का VIP सेगमेंट में आपको कुछ ऐसे निवेश के शेयर हमारे जानकार बताएंगे जिसको आप लंबी अवधि में खरीद कर रखते हैं तो अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। आप अपने सवाल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, किस भाव पे है, इन तमाम जानकारी को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कीजिए, ईटीएन और स्वदेश को, ट्विटर और फेसबुक को फॉलो कीजिए, KKT लिखिए, उसके बाद अपना सवाल भेज दीजिए। हमारे जानकार जो है आपके मुश्किलों का आसान करेंगे। और आज के शो में जो दो जानकार हमसे जुड़ेंगे और जुड़ भी चुके हैं, इनफैक्ट अविनाश गुरक्षकर हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के और निखिलेश पावस्कर हैं तनिषा अकेडमी से। इन दोनों से हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में अब आपको क्या करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर है उस पर आपकी क्या रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन भारतीय बाजारों में आज देखें एक्सपायरी के एक दिन पहले हमने देखा एक दायरे में कारोबार होता हुआ देखा। अच्छी बात है कि लगातार तीसरा दिन था जब भारतीय बाजार मजबूती दिखा रहे थे। आज बाजार में सबसे अच्छी बात ये हुई कि निफ्टी 17,813 मतलब 17,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। कल आपको मैंने एक अहम लेवल दिखाया था 17,807 का, जहां से हमने देखा था कि वापस से थोड़ी दबाव देखने को मिला। लेकिन आज अच्छी बात ये हुई कि निफ्टी 17,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। अब देखना ये होगा कि मंथली एक्सपायरी के दिन क्या होता है। दिन के आखिरी घंटे में जिस तरीके से बाजार में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं एक बाजार को हो सकता है कल के ट्रेड में एक पॉजिटिव ट्रिगर देता हुआ दिखे, अगर अमेरिकी बाजारों से कोई नेगेटिव संकेत रात को नहीं आता है। तो निफ्टी बैंक में लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है। अब 43,000 पे नजर होकर कि 42,500 600 का एक मजबूत बेस निफ्टी ने जो है चाहे वायदा बाजार में देखिए या तकनीकी तौर पे देखिए बना चुका है। आज निफ्टी के अगर स्टॉक्स की बात की जाए कि निफ्टी में कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, तो निफ्टी गेनर स्टॉक्स में पावर ग्रिड जैसे स्टॉक थे जहां मजबूती देखने को मिली, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। लूजर स्टॉक्स में हिंडाल्को, अदानी पोर्ट, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ा जवाब देखने को मिला था। हालांकि कल के ट्रेड में हमने देखा था कि बाजार
ग्रुप के शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। आज बजाज फाइनेंस के नतीजे भी आए हैं। निफ्टी बैंक के गिने स्टॉक्स में देखें तो इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, SBI, PNB जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। और बीते अगर एक महीने का ट्रेंड आप देखेंगे तो लगातार सरकारी बैंकों में कहीं ना कहीं एक अच्छी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। लगातार ये शेयर जो है ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी लूजर स्टॉक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे तो जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला। आज कहीं ना कहीं इंडेक्स गिनर के तौर पे बैंक निफ्टी ही लीड करता हुआ दिखा और उसी ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निफ्टी को खींच के ऊपर की तरफ लेके गया और जो है निफ्टी वापस से आज के ट्रेड में जो है 17,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी बैंक में अच्छी मजबूती, निफ्टी ऑटो, IT, फार्मा जैसे इंडेक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। मेटल इंडेक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला। अगर कुछ ऐसे मेटल इंडेक्स, एनर्जी जैसे इंडेक्स थे जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन आज के कुछ हीरो स्टॉक्स देखिए, खासतौर पर 52 हाई स्टॉक की सबसे पहले मैं बात करता हूं। कुछ ऐसे स्टॉक, हीरो स्टॉक्स देखिए, एस्ट्रा माइक्रोवेव, MMTC, STC, त्रिवेणी टरबाइन जैसे स्टॉक्स थे। सरकारी बैंकों में खासतौर पर MMTC, STC स्टॉक्स में आज मजबूती देखने को मिली। डिफेंसिंग के स्टॉक्स में एस्ट्रा माइक्रोवेव में आज हमने देखा कि अच्छी मजबूती थी। कुछ और स्टॉक्स देखिए, महिंद्रा, CI, SI, इंडिया ग्लास, KPIT टेक, KI इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी। इंडेक्स एक रेंज में था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा, लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स में लगातार एक खरीदारी का रुझान बना हुआ और यही लगातार आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ शो के जरिए कल की तैयारी में कि छोटे मझोले शेयरों पर नजर बना के रखिए, वहाँ लगातार एक खरीदारी का रुझान बना हुआ, क्योंकि यही एक ऐसा इंडेक्स था, कह सकते छोटे मझोले शेयर थे जहाँ हमने बीते 1-1.5 महीने में काफ़ी ज़्यादा पिटाई देखी थी। आज कुछ ऐसे शेयर जो 52 हाई पे बंद होने में कामयाब हुए या उस स्तर तक पहुंचे। CCL प्रोडक्ट, अलग अलग सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, फार्मा है, कह सकते हैं कि चाय से जुड़ी कंपनियां हैं, आशापुरा माइनकेम है, इसके अलावा KI इंडस्ट्रीज, लूमिक्स इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स थे, लंबोदरा टेक्सटाइल जैसे स्टॉक्स थे जो आज 52 हफ्ते ऊंचाई पे पहुंचते हुए दिखे। नेस्ले, सफारी इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती थी और ये तमाम स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर शेयर बताने का मेरा मकसद ये होता है कि ये ऐसे शेयर है जिसमें लगातार खरीदारी का रुझान बना हुआ और इन शेयर पे आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इन शेयर में हमने लगातार तेजी बनते हुए देखा है। बीते कई हफ्तों में हमने RVNL, NCC, एपटेक जैसे स्टॉक्स की चर्चा की थी 52 हफ्ते की ऊंचाई में, और उन तमाम शेयरों ने देखे बीते 1-1.5 महीने में एक अच्छा रिटर्न दिया है। अब अपने जानकारों से समझते हैं आगे बाजार का नज़रिया क्या होता हुआ दिखेगा, आगे बाजार की दिशा और दशा क्या होगी। अविनाश जी, शुरुआत आपके साथ से करेंगे। 18 स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया। क्या राय होगी यहाँ से? कल एक्सपायरी, ये उम्मीद करें कि अच्छे नोट पे होगी, क्योंकि इस सीरीज में हमने देखा है कि बाजार ने आउट परफॉर्म किया है। नहीं, बिल्कुल अनिश जी, मुझे लग रहा है कि देखिए आज जो सेकंड हाफ का सेशन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन था और आज जो FIs के आंकड़े आ गए हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में बाइंग की है, करीबन 1200 करोड़ की बाइंग कैश सेगमेंट में हुआ है और मुझे लग रहा है कि देखिए कल की एक्सपायरी भी अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। हालांकि मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है। आज बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स आ गए मार्केट के बाद, बहुत ही दमदार नंबर आ गए, 30% का ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, प्लस काफ़ी बड़ी मात्रा में नए क्लाइंट एडिशंस करे हैं। तो जैसे जैसे नतीजे आएंगे मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ा सा और उत्साहित होगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। तो कल के सत्र में मुझे लग रहा है कि मार्केट ओपन तो पॉजिटिव होगा, उसके बाद जिस प्रकार के नतीजे आते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि कल भी रिजल्ट हैवी डे है, तो डेफिनेटली मार्केट्स रिजल्ट्स को देखते हुए सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और इंडेक्स में आपको एक पॉजिटिव रुझान ही देखने को मिलेगा। तो एक्सपायरी अच्छी खासी लेवल पे बंद होने की अपेक्षा रहेगी। निश्चित रूप से कल जैसा कि अविनाश जी बता रहे हैं कि रिजल्ट हैं, कई सारे दिग्गज IT कंपनियों के नतीजे कल भी आने वाले हैं और हमने देखा था कि IT कंपनियों ने थोड़े नतीजों के फ्रंट पे कुछ IT कंपनियों ने निराश की है। इस पर भी बात करेंगे आगे के लिए। नितलेश, जिस तरह से ये कह रहे हैं, अविनाश का कहना है कि उनका लगता है कल बाजार पॉजिटिव नोट पे शुरुआत होगी, मजबूती देखने को मिल सकता है। कोई लेवल आप देना चाहेंगे, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, कोई स्टॉप लॉस, कोई टारगेट कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में? देखो, पहले तो एक मैं चीज कहना चाहूंगा, हम लोग पोजिशनली शॉर्ट इंडेक्स के ऊपर बना रहे हैं, धीरे धीरे चल के पोजिशन ऊपर की साइड पे बना रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से एक रिवर्सल पेंडिंग है और एग्जैक्टली मार्केट ने जो पिछले वाले गैप पेंडिंग था वो गैप के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया है। तो कल अगर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप ओपनिंग होता है तो जो भी लोग बाइंग करके गए वहां पे वो सेलिंग करेंगे और उसके साथ एक फ्रेश मोमेंटम के साथ फिर से एक सेलिंग देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट 17,750 ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आप अपनी पोजीशंस बाइंग में रख सकते हैं, लेकिन अगर कल 17,750 के नीचे अगर बाजार 15 मिनट भी क्लोजिंग दे देता है तो एक बार के लिए अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उससे एग्जिट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में एग्रेसिव शॉर्ट देना पसंद करूंगा। 42,800 से लेके
43,000, ये 200 पॉइंट का जो रेंज होगा वो मैं यहाँ पे खुल के बिकवाली करूंगा और मेरा जो टारगेट है वो 42,000 होगा। और ये टारगेट मैं मई के फर्स्ट वीक या फिर 10 तारीख तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर में स्टॉप लॉस 43,200 का जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो रैली आई वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक ने ही लीड किया है। रिजल्ट सीजन ओवर हो चुका है, छोटा मोटा रिजल्ट अभी किसी बैंक का बाकी होगा तो बाकी होगा, लेकिन यहाँ पे एक मुनाफा वसूली आने वाली है और मुझे लग रहा है कि बैंकिंग एक बेस्ट प्लेस होगा कि वहां पे आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स में अभी 17,750 के नीचे जब तक बाजार नहीं जाता है तब तक कोई भी फ्रेश पोजीशन शॉर्ट की ना बनाए। तो ये राय तो नितलेश की तरफ से कि निफ्टी में 17,750 के नीचे जब तक नहीं जाता है मजबूती देखने को मिलेगी। 17,750 के नीचे जाता है तो फिर आप थोड़ा शॉर्ट बना सकते हैं। कल के हिसाब से बता रहे हैं, उनको लगता है कि बैंक निफ्टी में ऊपर में थोड़ी बिकवाली करके चल सकते हैं, ये राय आते हुए। अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। पंकज शुक्ला जी ने यूट्यूब पे सवाल भेजा है। उन्होंने यूट्यूब पे हमारे शो को देख के कमेंट बॉक्स में लिखा, उन्होंने सवाल पूछा इन्फोसिस के बारे में। 100 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 14 से 30 रुपये के भाव पे है। इसके अलावा टेक महिंद्रा के भी 100 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 1114 के भाव पे। वो लंबी अवधि के नजरिए से जानना चाहते हैं। अविनाश जी, आप ही से ये सवाल होगा, कल तो टेक महिंद्रा के नतीजे भी आने वाले हैं। इन्फोसिस के नतीजों ने निराश किया, उसके बाद हमने देखा कि अब शेयर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर चुका है। क्या राय होगी लंबी अवधि के नजरिए से इन्फोसिस और टेक महिंद्रा? देखिए मनीष जी, पहली बात तो इन्फोसिस का शेयर हमको लग रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी होनी थी वो तो अभी हो चुकी है। आने वाले 1-2 क्वार्टर्स मार्केट में अनुमान है कि ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। हालांकि इन्होंने 6-7% का ही गाइडेंस दिया है। मेरे ख्याल से देखिए ऑर्डर बुक अभी तो फिलहाल काफी अच्छी है, लेकिन मार्जिन और ग्रोथ के ऊपर थोड़े से कंसर्न्स है। तो नजरिया अगर कम से कम साल 1.5 साल का है तो ये निवेशित रह सकते हैं, ऐसा कोई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री अगर स्लो ग्रो होता है तो इन्फोसिस को भी उसका ऑब्वियसली भुगतना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ग्रोथ जाता है तो रीरेटिंग करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। टेक महिंद्रा की बात करें तो देखिए एक अच्छी बात है कि टेक महिंद्रा ज्यादातर 5G के बिजनेस में एक डोमिनेंट प्लेयर है, BFSI में कम काम करता है, तो इनके लिए इतना ज्यादा भारी झटका BFSI से नहीं लगेगा। तो होपफुली अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आती है तो आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिले। बट यहाँ पे भी नजरिया 12-15 महीने का रखिए, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों शेयर्स अच्छे इन्वेस्टमेंट काउंटर्स हैं, लेकिन लंबा समय रखने की कोशिश इन्वेस्टर को करनी चाहिए। तो लंबी अवधि का नजरिया रखिए, 12 से 15 महीने का इन्फोसिस और टेक महिंद्रा होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की तरफ से आते हुए। आज का जो अगला सवाल है उमेश मन्ना जी ने कोलकाता से भेजा है। इन्होंने भी यूट्यूब पे ही सवाल भेजा है लिख के। रेलटेल के बारे में जानना चाहते हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन के 50 शेयर के पोर्टफोलियो में 115 रुपये के भाव पे 4 से 5 महीने के नजरिए से जानना चाहते हैं। रेलटेल पे क्या रहा होगा नितलेश? देखो रेलटेल में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 दिन से काफी एक अच्छा मोमेंटम आया था, लेकिन आज एक स्ट्रॉन्ग एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली। जब तक ये 108 रुपए के ऊपर है तब तक आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। अगर ये काउंटर 115 से लेके 120 के दरम्यान कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको 140 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 108 के आसपास जरूर लगाए, क्योंकि ये 2 दिन जो तेजी आई है वो आज थोड़ा सा उसमें वीकनेस देखने को मिला है। तो जब तक 108 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक अपनी पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। 108 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। अगला जो सवाल है प्राची ने भेजा, बोकारो से हिम्मत सिंह का सीट के बारे में जानना चाहते हैं। 300 शेयर के पोर्टफोलियो में 160 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करे। क्या राय होगी अविनाश हिम्मत सिंह का सीट पे? देखिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक आधा हो चुका है इनके बाइंग प्राइस से, और अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बेसिकली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, ज़्यादातर सिल्क एक्सपोर्ट्स में काम करते हैं, और इनके डिजाइनिंग के लिए ये कंपनी मार्केट में जाना जाते हैं। तो एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन जिस प्रकार के हेडविंड्स अभी एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहे हैं, यूरोप से, US से, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 3-6 महीने में थोड़ी सी दिक्कत कंपनी को फेस करनी पड़ी। लेकिन नजरिया अगर 1.5-2 साल का है तो मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट भी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन जो सेक्टर में प्रॉब्लम्स है वो आपको अगले 3-6 महीने के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो होल्ड करिए, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। तो प्राची जी आपके लिए यही रहा है कि नजरिया थोड़ा लंबा रखिए। शेयर पे चाहे तो इस लेवल पे थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, तो लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो फिर आपको इस शेयर में मुनाफा देखने को मिल सकता है। विनोद जैन जी ने पटना सवाल पूछा है, बजाज हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में 17 रुपये 10 पैसे के भाव पे 1 साल के नजरिए से हमने देखा। नितलेश पिछले 10 दिनों का ट्रेंड देखिए तो शुगर स्टॉक्स में खरीदारी, इस शेयर में हमने देखा थोड़ा तेजी का रुझान देखने को मिला। क्या ये तेजी भरोसेमंद है या आपको लगता है कि नहीं थोड़ी और तेजी आती तो आप निकल जाए शेयर से?
देखो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है काउंटर, तो 14 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे, जहां से एक बुल्स एक्टिविटी हमें देखने को मिली थी ऑलमोस्ट अगर 19 अप्रैल के आसपास। तो स्टॉक में बने रहने की मैं राय दूंगा, 40 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे। इसमें एक फ्रेश जो तेजी है वो 15 रुपए के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो 40 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन अपनी क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। 15 रुपए के ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा, फिर एक 18 से लेके 19 तक आप टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 15 के ऊपर बजाज हिंदुस्तान जाता है तो 18 से लेकर 19 रुपए तक का ये लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हेमंत जी ने पश्चिम बंगाल से सवाल पूछा है, वेलस्पन इंटरप्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं। 110 शेयर के पोर्टफोलियो में 143 रुपए के भाव पे। अविनाश, हमने देखा है कि शेयर में बीते अगर 10-15 दिनों का ट्रेंड देखिए तो थोड़ी मजबूती निचले स्तर से देखने को मिली है, हालांकि अपने ऊपरी स्तर से शेयर काफ़ी गिर चुका है। क्या राय होगी वेलस्पन इंटरप्राइजेस पे आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो वेलस्पन एंटरप्राइजेस एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है और जिस प्रकार के नंबर्स हमको लग रहा है आने वाले एक साल में आएंगे, मार्जिन्स तो इम्प्रूव होंगे, ऑर्डर बुक अगर और भी बढ़ती है तो डेफिनेटली मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए जगह है। तो इस लेवल से डाउन साइड मोरलेस पूरी तरह से कैप्ड है। जो भी नेगेटिव्स है वो शेयर के प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है, तो यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है डेफिनेटली आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो होल्ड करने की सलाह इस शेयर पर आते हुए प्राची जी ने सहारनपुर से सवाल पूछा है। आरवीएनएल के बारे में जानना चाहते हैं। 1750 शेयर के पोर्टफोलियो में 46 रुपये 88 पैसे के भाव पे एक मोटा मुनाफा इनको हो रहा होगा, क्योंकि बीते एक हफ्ते में शेयर में जोरदार रैली देखने को मिली है और एक महीने का चार्ट देखिए अगर इस शेयर का तो एक शानदार तेजी देखने को मिली। एक महीने का चार्ट दिखाइएगा। आरवीएनएल पे क्या राय होगी? अच्छी खबर को भी आई है और इसका असर हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि शेयर में लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अविनाश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे आरवीएनएल को लेके। रेलवे स्टॉक्स तो गजब खरीदारी देखने को मिल रही है सब में। नहीं, बिल्कुल मनीष जी आपने सही कहा कि पिछले हफ्ते में आरवीएनएल का स्टॉक बहुत ही तेजी से भागा है। मेरे ख्याल से देखिए इन्वेस्टर ने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, काफी बड़ी क्वांटिटी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। करीबन 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार से एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है आरवीएनएल का, हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल के लिए तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 1.5-2 साल कंपनी के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन मुनाफा बहुत मोटा बना है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। थोड़ा मुनाफा बुक कर लिए, बाकी शेयर को होल्ड करने की सलाह। वैसे भी जब बाजार में मुनाफा हो, अच्छा मुनाफा देखने को मिले, जैसा कि आपको दिख भी रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो थोड़ा मुनाफा बुक कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। जो अगला सवाल है, कामनी जी ने जलगांव से पूछा है। बीएससी के बारे में जानना चाहते हैं। 300 शेयर के पोर्टफोलियो में 600 रुपये के भाव पे। नितिलेश, क्या रहा होगा बीएससी पे? देखो बीएससी का जो शेयर है अभी 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम के साथ चल रहा है और वीकली चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब तक ये 500 से लेके 520 इस रेंज में कंसोलिडेशन करके ऊपर में ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक हमें इसमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट में मैंने इसमें कहा था कि आप इसमें पोजीशंस को ऐड कर सकते हो 430-420 के आसपास, और वहां से भी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। तो अभी के लिए जो व्यू है वो ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाने की मैं राय दूंगा 480 रुपए का, और ऊपर में अगर 500 से लेके 520 इस रेंज का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ये काउंटर 570 का लेवल भी दिखा सकता है। तो स्टॉक का नेचर पॉजिटिव है, लेकिन ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव लग रहा है। बस 480 रुपये का आपको शेयर में स्टॉप लॉस लगाना होगा। एच.एस. घोत्रा साहब ने चंडीगढ़ से सवाल भेजा। ये ईटीनॉ स्वदेश के रेगुलर व्यूअर है और ये अक्सर सवाल भेजते रहते हैं। अविनाश जी, इन्होंने इस बार एसबीआई के बारे में जानने की कोशिश की है। एसबीआई के शेयर इनके पास है 185 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में। 274 रुपये का भाव पे निश्चित रूप से काफ़ी पहले इन्होंने लिया है। एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला है शेयर में। एसबीआई पे क्या राय होगी इनकी तरफ से, आपकी तरफ से? नहीं, मुझे लग रहा है पहले तो इनको अच्छा कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि बहुत निचले लेवल पे इन्होंने एसबीआई का स्टॉक लिया है मनीष जी। बट मुझे लग रहा है कि देखिए अगला साल भी बैंकिंग सेक्टर के लिए और एसबीआई के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। क्रेडिट ग्रोथ अगर 14-15% रहता है तो बैलेंस शीट 18-20% एसबीआई को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एसबीआई लाइफ के नंबर्स भी हमने देखे काफी स्ट्रांग आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके सारे सब्सिडरीज अच्छा काम कर रही है, तो कोर बैंकिंग बिजनेस भी बढ़ेगा, सब्सिडरीज के परफॉर्मेंसेस भी अच्छे आएंगे। तो नजरिया अगर कम से कम 6 से 12 महीने है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बनती है। तो कंटिन्यू टू होल्ड।
वैसे भी गोत्रा साहब, आपने एक साल के नज़रिए से सवाल पूछा है तो इधर होल्ड करके चलिए और अच्छी मजबूती देखने को इस शेयर में देखने को मिल सकती है, ऐसा मानते हैं अविनाश। गौरव जी ने राजस्थान से सवाल भेजा है, विनायका के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर के पोर्टफोलियो में 155 रुपये के भाव पे लगातार इस शेयर में हमने दबाव देखा है। नितलेश, क्या आपको लगता है कि शेयर में और गिरावट देखने को मिल सकती है या कोई स्टॉप लॉस देंगे आप? देखो, स्टॉक तो कंटिन्यू एक डाउनसाइड मोमेंटम में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं काउंटर प्ले करना पसंद करूंगा। अगर ये काउंटर 125 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को क्या कर लेना, थोड़ा सा ऐड कर लेना और तब स्टॉप लॉस जो है आप 115 का लगाना। लेकिन जब तक अभी क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक आप अपनी पोजीशंस को एक 108 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। थोड़ा सा दूर है लेकिन वही एक स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। लेकिन अगर ये 125 रुपए के ऊपर निकलता है तो वीकली चार्ट के ऊपर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन सकता है और उसके बाद आप 115 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस बना सकते हो। फिर हम लोग टारगेट की बात करेंगे 145 से लेके 150 रुपए के आसपास। तो 125 का पहला टारगेट मान के चल रहे नितलेश के, उसके ऊपर अगर वापस से तेजी आती है तो फिर से आप सवाल पूछिए नितलेश या किसी और जानकार से हम समझने की कोशिश करेंगे शेयर में आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। सेजल कुमार जी ने असम से सवाल भेजा है, महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं। 300 शेयर है, 410 रुपये के भाव पर। रियल्टी स्टॉक्स में हमने देखा है कि अच्छी रैली देखने को मिली है अविनाश, खासतौर पर जब से RBI की तरफ से ब्याज दरों को बढ़ाना जो है बंद किया गया है, पॉज किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं तमाम रियल्टी स्टॉक्स में देखने को मिला। क्या राय होगी महिंद्रा लाइफ स्पेस पे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर नजरिया 6 से 12 महीने का है तो महिंद्रा लाइफ स्पेस के जो नंबर्स आए थे ऑपरेशनली काफी अच्छे नंबर्स थे, लेकिन नेट प्रॉफिट लेवल पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर था। लेकिन जिस प्रकार के ये प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं और जिस प्रकार का इनका ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग है, मुझे लग रहा है कि एक आध साल अगर ये होल्ड करते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा खासा मुनाफा ये कमा सकते हैं। ग्रुप अच्छा है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, प्लस बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा जल्दबाजी ना करिए, मेरे ख्याल से साल भर में इनको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह, एक साल में एक अच्छा खासा मुनाफा इस शेयर में देखने को मिल सकता है। अब बात कुछ नतीजों की करते हैं, क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है। कई सारे दिग्गज IT कंपनियों के नतीजे आ गए हैं, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक जैसी कंपनियों के नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन कई दिग्गज IT कंपनियों के नतीजे आने वाले। कल एक साथ 3 IT कंपनियों के नतीजे आने वाले, जिसमें टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे कंपनियां शामिल हैं। ये नतीजे कैसे बढ़ा सकते हैं, चलते जानने के लिए निशा के पास, कैसे नतीजे रह सकते हैं? जी हाँ, बहुत सारे IT कंपनीज़ के नंबर आने बाकी हैं। एम्फेसिस, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, विप्रो, LTI, माइंडट्री, काफ़ी नंबर्स ट्रैक करने पड़ेंगे। बट मुझे सबसे पहले टेक महिंद्रा से स्टार्ट करती हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल हमने देखा है बाकी IT कंपनियों का टेलीकॉम का अर्निंग वीक रहा है, इसके चलते यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेक महिंद्रा की अर्निंग्स थोड़ी वीक आएंगी। जो डॉलर रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड है $1,670 मिलियन, जो कि प्रेटी मच फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रुपी रेवेन्यू भी 13,810 पे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कांस्टेंट करेंसी का डिक्लाइन हो सकता है, 0.5% से 0.7% का डिक्लाइन आ सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे कांस्टेंट करेंसी अर्निंग्स का। मार्जिन फ्लैट रहेंगे क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही टेपिड रहा है, इसलिए मार्जिन 12% अराउंड आएंगे। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्लाइन दिखाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि हाईटेक जो वर्टिकल है वहाँ पे थोड़ी वीकनेस है। जो डील विन है टेक महिंद्रा का वो भी थोड़ा कम हो सकता है। लास्ट 3-4 क्वार्टर में हमने देखा था $700 मिलियन तक का डील विन आ रहा था, अब $500 से $700 मिलियन के बीच में आ सकता है। बट आगे चल के जो नए CEO हैं उनकी कमेंट्री और FY24 गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली विप्रो से भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी म्यूटेड है। इनफैक्ट उनका जो Q4 गाइडेंस था उसके चलते ऐसा लग रहा है कि -0.6% से लेके +1% का ग्रोथ आ सकता है कांस्टेंट करेंसी में। स्ट्रीट मान के चल रहा है कि -0.3 या -0.5 तक का कांस्टेंट करेंसी नंबर देखने को मिलेगा। IT डॉलर रेवेन्यू इज सीन अराउंड $2,820 मिलियन और मार्जिन जो है फ्लैट रहेगा अराउंड 16.3%। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा टैक्स रेट के चेंजेस के चलते, सो 3,120 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिटेबिलिटी का। बट आगे जाके Q1 गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहेगा विप्रो का। स्ट्रीट का कंसेंसस है कि -1 से +1% तक का ग्रोथ का बात कर
सकते हैं वो Q1 में, एंड फुल ईयर का गाइडेंस अगर वो देते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट विप्रो के लिए बायबैक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म किया है एक्सचेंजेस को कि वो बायबैक भी कंसिडर करेंगे, एंड नंबर अराउंड 10,500 करोड़ से लेके 11,500 तक का स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड लास्टली LTI माइंट्री के बारे में भी क्विकली बता देती हूँ। लास्ट ईयर क्वार्टर में उनका मार्जिन बहुत ही ख़राब आया था बिकॉज ऑफ वन टाइम इंटीग्रेशन कॉस्ट, बट इस टाइम अराउंड हम लोग इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन में भी 16% के आसपास आएगा, एंड जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 1.6% से लेके 2.5% आ सकता है। तो LTI माइंट्री से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बेहतर है, बट विप्रो और टेक महिंद्रा शायद म्यूटेड अर्निंग्स देगा। एक साथ तीन IT कंपनियों, दिग्गज IT कंपनियों के नतीजों को बताने के लिए शुक्रिया। और आपने देखा है कि तमाम IT स्टॉक्स, खासतौर पे देखिए तीनों स्टॉक्स, चाहे विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T माइंट्री हो, बीते 1.5 महीने में लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, रेंज में ही लगातार कारोबार कर रहे हैं। तो ये कल 3 बड़े नतीजे हैं जो आने वाले हैं। इसके अलावा कल कुछ और भी अहम ट्रिगर है, जिसमें मंथली एक्सपायरी भी है। और क्या क्या अहम ट्रिगर्स है जानने के लिए चलते हैं वामाक्षी के पास। वामाक्षी, कल के लिए और क्या बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो कल हमारी नज़र होगी यूएस से आने वाले इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा और यूएस से आने वाले जीडीपी डेटा पर। इसके अलावा यूरोजोन की तरफ से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो आपको ज़रूर ट्रैक करना होगा। काफ़ी सारे ग्लोबल कंपनीज़ हैं जो अपने नंबर्स पेश करेंगे कल, और उसमें अमेजॉन, इंटेल, मास्टरकार्ड, हनीवेल, बार्कलेज, सैमसंग और डॉइचे बैंक शामिल है। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पर देखें तो 5 दिग्गज निफ्टी कंपनीज़ हैं जो अपने नंबर्स कल पेश करने वाले हैं, जिसमें विप्रो, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा और HUL शामिल है। इसके अलावा एम्फोसिस, कोफोर्ज, LTI माइंट्री, ट्रेंट, ACC, इंडियन होटल्स, आरती सर्फैक्टेंट्स, वेल्सपन इंडिया और श्रीराम फाइनेंस जैसे दिग्गज कंपनी भी अपने नंबर्स कल पेश करेंगे, और इसी के चलते ये स्टॉक भी आपके रेडार पर होने चाहिए। इसके अलावा IPO मार्केट की बात करें तो कल आखिरी दिन होगा मैनकाइंड फार्मा के IPO को सब्सक्राइब करने के लिए। और कॉर्पोरेट एक्शन की अगर हम बात करें तो कल वीकली एक्सपायरी है। इसके अलावा वेल्सपन इंडिया और विप्रो भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कल का ये दोनों ही कंपनी बायबैक कंसिडर करने वाले हैं। एक्सिस बैंक भी फोकस में रहेगा क्योंकि फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड की बैठक होने जा रही है। और आखिर में PNB हाउसिंग फाइनेंस फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी का जो राइट्स इशू है वो कल बंद होने जा रहा है। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तमाम ट्रिगर्स को बताने के लिए शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं वैसे स्टॉक्स की जो निवेश के लिहाज से काफ़ी बेहतर है और जिस पे हमारे जानकारों को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। अविनाश, आपके तरफ से कौन से VIP स्टॉक्स होंगे? सामान्य तौर पे आपके VIP स्टॉक्स तो कमाल करते हैं। मनीष जी, मेरे पास 2 स्टॉक आइडियाज़ है। एक तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से और एक रियल एस्टेट सेक्टर से है। ऑटो कंपोनेंट में हमको बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम की कंपनी पसंद है। ये कंपनी बेसिकली बड़ौदा बेस्ड है और ऑटोमोबाइल में कूलिंग सिस्टम्स यानी रेडिएटर्स ज़्यादातर बनाती है। ज़्यादातर इनके कमर्शियल व्हीकल, फिर पैसेंजर कार्स, उसके बाद ट्रैक्टर्स जैसे सेगमेंट से कस्टमर्स आते हैं। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। पिछले साल करीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू था, करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इस साल 9 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी 190 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है और हमको लग रहा है कि रेवेन्यू करीबन 2200-2300 करोड़ होगा और पूरे साल के लिए करीबन 225-230 करोड़ का प्रॉफिट आने का उम्मीद है। कंपनी की इक्विटी करीबन 14 करोड़ है, तो 30-31 रुपया की अर्निंग इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अगले साल दैट इज FY24 के लिए कम से कम 37-38 रुपीज़ होगी। तो यहाँ पे 350 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी कर सकते हैं। और दूसरा शेयर मनीष जी हमको जो पसंद है, जो रियल एस्टेट का अभी रिसेंट में रिजल्ट आया था, एक छोटी कंपनी है अनंतराज लिमिटेड जो नॉर्थ वेस्ट है, गुड़गांव में इनकी काफ़ी बड़ी लैंड बैंक है और काफ़ी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए। इन्होंने भी करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, जो पिछले साल सिर्फ 50 करोड़ था। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कंपनी ने डेटा सेंटर के बिजनेस में एंट्री की है। ऑलरेडी 3 मेगावाट की कैपेसिटी उन्होंने मानेसर में खड़ी कर दी है, रेलटेल को इन्होंने ये बेची है। तो आगे आने वाले साल में डेटा सेंटर भी अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, प्लस रियल एस्टेट बिजनेस करेगा, तो यहाँ पे खरीदने का मौका अच्छा बनता है। करीबन 175-180 का टारगेट प्राइस अगले 12 महीने में। तो 2 शेयर अनंतराज और बैंक को खरीदारी करने की सलाह अविनाश की तरफ से। उन्होंने 12 से 15 महीने के नज़रिए के लिहाज से इन दोनों शेयरों में खरीदारी करने की सलाह दी है। बैंको प्रोडक्ट्स में आपको 350 रुपये का लक्ष्य रखना है। आज भी हमने देखा था कि शेयर में मजबूती देखने को मिली थी और बीते कुछ सत्रों में देखिए ऑटो स्टॉक्स में लगातार खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। नितलेश, आपकी तरफ से क्या राय होगी? क्या आप कुछ ट्रेडिंग आइडिया देंगे या निवेश के मंत्र बताएंगे?
देखो मैं तो एक सेल कॉल देना पसंद करूंगा अडानी पोर्ट के ऊपर 665 के आसपास हम लोग सेल रिकमेंड करेंगे। 668 का 680 का एक स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे और नीचे में टारगेट 635 का प्लान करेंगे। और इसमें एग्रेसिव पोजीशंस फिर आप बिल्ड कर सकते हो 655 के नीचे जैसे ही काउंटर फिसलता है तो आप अपनी पोजीशंस को शॉर्ट में बना सकते हो। और दूसरा एक काउंटर है उसको मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ और वो काउंटर है जुबिलेंट फूड का। अभी तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेकआउट उसमें आए नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जब ये काउंटर 450 के ऊपर ट्रेड करने में सक्षम रहता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्या बना सकते हो, लॉन्ग बना सकते हो। 430 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और पहला जो टारगेट होगा 500 रुपए का, और ये 500 को भी सस्टेन कर देता है तो फिर ऊपर में 600 के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर बड़ा कंसोलिडेशन के बाद बड़ा ब्रेकआउट आएगा, 450 के ऊपर ही लेना है, पहले एंट्री नहीं करना है। तो जुबिलेंट फूडवर्क ये रहते हुए 430 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर चल सकते हैं। कहीं ना कहीं नितलेश को लगता है कि वहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। आज का क्लोजिंग भाव जो है 444 रुपये है, 500 रुपये तक का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं, जबकि अदानी पोर्ट्स पे उनकी तरफ से बिकवाली करने की राय आती हुई दिख रही है। अविनाश जी और नितलेश जी आपका शुक्रिया इटनॉ स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पे बात करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।